अगर आपकी बात विधानसभा में नहीं सुनी जाती या लोकसभा में नहीं सुनी जाती तब तो धरना जायज़ है, लेकिन अगर विधानसभा सत्र शुरू ही ना होने दिया जाए या उससे पहले ही हंगामा कर दिया जाए तब लगता है कि कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ उठाने के पीछे आपका कोई छुपा हुआ एजेंडा है। आज ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो कि लखनऊ में है वहाँ पे हुआ है। आज मॉनसून सत्र की वहाँ पे शुरुआत थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च निकाल रहे थे, जिसे पुलिस ने रोक दिया और इसको एक प्रकार का तानाशाही का रूप अखिलेश यादव ने बताया है। इस वक्त हम दादरी में हैं, दादरी के लोग हमारे साथ हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं हम जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? विजय भाटी। विजय जी, क्या लग रहा है जो लखनऊ में आज हुआ, ये जनता की आवाज़ उठाने की बात थी या कोई ना कोई हिडन एजेंडा था इसके पीछे? नहीं, ये जो अखिलेश यादव जी हैं, इनको जब से हार हुई है तो ये पचा नहीं पा रहे हैं हार को। इनको कुछ ना कुछ करना ही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर इनको कुछ करना है, हार गए, अगली बार भी हारेंगे। ये कभी सत्ता में आने वाले नहीं हैं, ये बौखलाए हुए हैं सब। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है लड़ने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, ये इससे आप सब अवगत होंगे, इसकी भी बात उठाने की बात कही गई सदन के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर यूपी में दोबारा जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार चुनी गई थी, एक मुख्य एजेंडा था, लेकिन फिर भी उनके शासन में ऐसी घटना हो जाती है। नहीं, ऐसा पूरी तरह से तो अपराध मुक्त होता नहीं है। कोई भी प्रदेश है, अभी हमारी सरकार बनी, ठीक है, पीछे भी थी, अब दोबारा बनी है, लेकिन आपने देखा होगा हमारा जो ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे घटनाएं नहीं हैं। आपसी रंजिश में भले ही घटनाएं होती हों, लेकिन कोई ऐसे मर्डर नहीं होते, कोई हत्या नहीं होती, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ी नहीं होती। तो ये आपस में जो लोग करते हैं ना, आपस की जो लड़ाई है उसमें होते हैं केस, वरना हमारे यहाँ बिल्कुल शांत मामला। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है वो घेर रहे हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बिल्कुल जो है क्षेत्र के अंदर, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पे है, अपराधी माफिया खुले में घूम रहे हैं, सरकार जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, उनको संरक्षण दे रही है। नहीं, वो ये कहने लग जाएं कि योगी जी बनने लायक नहीं है तो हटा देंगे क्या उनको? वो उनके बस का है, वो तो कुछ ही बोलते रहेंगे। तो आपने कहा था कि अखिलेश जी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। जेवर हाईवे पे जो कांड वो हुआ था, जो गैंगरेप हुआ था, वो शायद सपा सरकार का ही शासन था उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो, और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो मुद्दा छाया हुआ था। तो लॉ एंड ऑर्डर की तो बात नहीं करें, वो जितना हमारी सरकार में कार्य हुआ है, जितने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया गया है, कमिश्नरी यहाँ बन गई है, अपराध मुक्त प्रदेश बन गया है। जो छोटी मोटी घटनाएं जो होती रहती हैं, देखिए कुछ रंजिश के तहत होती हैं, ये चीज़ें हर जगह होती हैं, विदेशों में भी होती हैं, सिर्फ मानसिकता का फ़र्क है। ये जब तक हम मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते तब तक हम अपराध मुक्त प्रदेश या देश नहीं बना सकते। भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि सड़क जो है, सड़क में सड़क कम है, गड्ढे ज़्यादा हैं, लोग गिर जा रहे हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जो इनकी सरकार में गायत्री प्रजापति जी जो मंत्री रहे थे, खनन घोटाला आपने भी सुना होगा, बहुत सुर्खियों में रहा था, और मेरे ख्याल से अब तक वो उसको बचा नहीं पाए हैं, क्योंकि जो अपराधी होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, वो जेल सलाखों के पीछे ही जाएगा। कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है हमारी सरकार में। अगर आप एक भी कोई घोटाला बता दें हमें कि इस तरह का घोटाला हुआ है या कोई आरोप भी लगा है, तो हमारी पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया है। पहली बात तो हुआ ही नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो पार्टी संभवतः उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। अच्छा, बार बार एक चीज़ का जिक्र किया जाता है, हाथरस का जिक्र किया जाता है, और जिक्र किया जाता है हाथरस के साथ एक और घटना का, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है उस घटना का, कि उसके ऊपर जो कार्रवाई, उन्नाव, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इसी वजह से लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं हो रही हैं और योगी शासन के ऊपर एक धब्बा लग रहा है। मैं ये मानता हूँ कि जो पेशेवर बदमाश हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, या व्यक्तिगत कोई प्रेम प्रसंग है, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोकना सरकार के हाथ में नहीं है। केवल सरकार जो पेशेवर, जो बदमाश हैं, जो पेशेवर, जो पहले छिनैती करते थे, औरतों की चैन लूट लेते थे, दिन में ही कुछ भी अपराध करते थे, गोली मार देते थे, यानी कि जो लूटपाट करते थे, जो अपराध को एक तरह से व्यापार बना लिया था, उसको सरकार ने पूरी तरह से नेतृत्व कर लिया है। और सरकार जो है बिल्कुल कानून व्यवस्था पे अपने उस पर दृढ़ निश्चय बनाए हुए है कि किसी भी अपराधी को जो है खुला नहीं छोड़ा जाएगा।
और इस तरह की जो घटनाएं रेप होती है, ये होती हैं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं आदमी का मानसिकता, जो ये सरकार कभी सरकार को पहले पता लग जाए कि इस प्रकार की घटना होने वाली, तो सरकार निश्चित रूप से उस पर एक्शन लेगी। लेकिन कोई रेप हो रहा है या कोई जानबूझ के कोई महिला किसी के साथ अपने मर्जी से चली गई और उसका कोई मर्डर हो गया या किसी ने उसको रूप दूसरा दे दिया, लेकिन विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार इन मुद्दों को पब्लिक में भ्रमित करने के लिए फैलाती रहती हैं। अगर ये लोगों के बीच में रहते ना, जब इनकी सत्ता थी, इनके जो जनप्रतिनिधि सत्ता के बीच में रहते, तो आज यात्रा की जरूरत ही कहाँ पड़ती। कम से कम इस बहाने से आ तो रहे हैं। अब देखिए, नोएडा आने से कतराते थे, नोएडा आने से कतराते ना, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भ्रम तोड़ दिया। अब नोएडा भी आ गए। तब क्या कहते थे कि भैया नोएडा जाएंगे, सत्ता का इतना डर था इन लोगों को कि हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी, नोएडा चले जाएंगे। तो अब कम से कम योगी जी ने भ्रम तोड़कर ये तो दिखा दिया कि कहीं भी जाओ आप, कुछ भी करो, जनता के बीच में रहोगे तो जनता का प्यार पाओगे, नहीं तो जनता उखाड़ कर फेंक देगी। और यही काम इनके साथ करा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में खलबली की आपने बात कही थी। समाजवादी पार्टी में खलबली तो आप लोग ही मचा रहे हैं ना। ओम प्रकाश राजभर बेचारे अखिलेश जी के साथ चुनाव लड़े, कुछ सीटें भी आ गई, पहले ही सत्र में उनको तोड़ना शुरू कर दिया। चलो वो तो दूसरी पार्टी के थे, चचा शिवपाल के पीछे भी लग गए, भरे मन से तारीफ़ें कर डाली। तो ये क्या एजेंडा क्या है कि समाजवादी पार्टी को भी तोड़ेंगे, उनके अलायंस को भी तोड़ेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी या शिवपाल जी हों, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। लोकतंत्र में उनको किसके साथ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ खड़ा होना है, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती है। दूसरी पार्टियों का विषय में कि हम क्या तय करेंगे कि कौन कहाँ जाएगा, उनका विषय है वो। उनको लग रहा है कि इस समय राष्ट्रवादी सरकार चल रही है और हमें भी ये लगता है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं इसके सहभागी बने। जो उत्तर प्रदेश में विकास चल रहा है, विकास की बयार बह रही है, इस समय अपना कानून का राज चरम पर है, बहुत शानदार शासन चल रहा है। उनको भी लग रहा है कि भाई हम भी इन लोगों के साथ मिलकर प्रदेश के विकास में कहीं ना कहीं सहभागी बने। तो उनको लगता है, तो वो उनकी अपनी सोच है कि भाई हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। और रही मतलब आप लोग नहीं तोड़ रहे हैं उनको, क्या मतलब रह गया? भारतीय जनता पार्टी क्यों किसी को तोड़ेगी? उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है इस समय। आप देखिए कितना प्रचंड बहुमत जो जनता ने दिया है, जनता के आशीर्वाद से सरकार चल रही है, तो किसी पार्टी को क्यों तोड़ेगा कोई? अखिलेश जी जब से विधानसभा में आए हैं, मतलब पहले वाला शासन अगर हटा दें तो दूसरी बार में आए हैं, नेता प्रतिपक्ष बने, तो थोड़ी बहुत गर्मजोशी तो देखने को मिली है। चाहे विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा हो तो कम से कम एक छोटा सा प्रदर्शन ही सही वो किया जा रहा है। निशाने पे 2024 का लोकसभा चुनाव आसपास नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि जिस तरीके के मुद्दे अखिलेश यादव उठा रहे हैं, जनता के समक्ष रख रहे हैं, उससे 2024 में मोदी जी के लिए परेशानी हो जाएगी? इन पे मुद्दे कहाँ हैं? कौन सा मुद्दा उठा रहे? इन पर कोई मुद्दा ही नहीं। कह रहे मुद्दे ही मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, खराब सड़कों का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। सुनिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, 2019 में प्रचंड बहुमत से सरकार आई, 2017 में प्रचंड बहुमत से सरकार आई, 2022 में प्रचंड बहुमत से सरकार आई। ये केवल किस वजह से आई? शासन और प्रशासन को मजबूत करने के उसमें आई है सरकार। इनकी तानाशाही खत्म हो चुकी है, ये इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे। परिवारवाद खत्म कर दिया इन विपक्षी सरकारों ने, सिवाय परिवारवाद के और कोई काम इस प्रदेश में और देश में नहीं किया। हमारी सरकार ने मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का आयोजन किया सरकार में। दूसरी बात रही बेरोजगार की, पिछली सरकारों ने उद्योगों पर ताला लगा दिया। उद्योगों को खोखला करने का काम पिछली सरकारों ने किया। जो काम पिछली सरकारों ने कर दिया, उन उद्योगों को प्राय रूप दे करके हमारी सरकार ने दोबारा उनको प्रतिष्ठान में आयोजित किया। रोजगार जो बेरोजगार थे पिछली सरकारों में, उनको सबसे ज़्यादा रोजगार ही इस सरकार में मिला है, कहीं कोई बेरोजगार नहीं है। तीसरी बात रही कि ये यात्रा निकालेंगे, यात्रा तो राहुल गांधी भी निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। पहले कांग्रेस को तो जोड़ दो। गोवा में क्या हाल हुआ? अपने कांग्रेस के घर को तो जोड़ा नहीं जा रहा, देश में यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे ही अखिलेश जी निकालेंगे परिवारवाद को जोड़ने के लिए यात्रा। इनको किसी भी जनता से कोई मतलब नहीं, इनके जनता के प्रारूप से कोई मतलब नहीं, व्यापारियों से कोई मतलब नहीं, किसानों से कोई मतलब नहीं, केवल इनको परिवारवाद चाहिए, इनको तानाशाही चाहिए। तानाशाही खत्म करने का काम ही हमारी सरकार ने किया है और वो तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
चीनी के ऊपर बात कही थी कि चीनी का जो किसान है, गन्ने के जो किसान हैं, उनको चीनी मिल वाले अभी भी पैसा नहीं दे रहे हैं। किसानों की हालत लगातार जर्जर हो रही है। प्रदेश में बाढ़ है, कहीं सूखा है। ना बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरकार की तरफ से कोई मदद की गई, ना सूखाग्रस्त इलाके में। क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है, हमारी सरकार से पहले समाजवादी की सरकार रही, बहुजन समाजवादी की सरकार रही, और उससे पहले कांग्रेस की भी रही। 2017 से पहले हमारा प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। बीमारू किसने बनाया? सपा बसपा कांग्रेस ने। और जिस समय हमारी सरकार आई 17 में, तो आज हमारा राज्य नंबर 1 पर है। ये किसकी वजह से है? मोदी योगी जी की वजह से। क्योंकि इन्होंने जो भी योजनाएं लागू की है, चाहे वो किसान की हो, किसान को गन्ने का जो बकाया भुगतान था सपा सरकार में, वो माननीय जो है योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार दिया गया, पूरा भुगतान किया गया। किसी भी किसान का कोई बकाया नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार जैसी सरकार और देश में नंबर 1 राज्य लाने का काम हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन बाढ़, हाँ जी जी, कहना चाह रहा हूँ, अभी जैसा आप गन्ने के लिए कह रहे थे, तो गन्ने में अब से पहले सपा बसपा सरकार रही थी, जितनी भी चीनें मिली बेच दी गई थी। लेकिन योगी जी ने पूरे के पूरे जितने भी किसान सबकी पेमेंट टाइम से टाइम कर रहे हैं। उसके बाद जो फैक्ट्री बंद हो गई थी, जितनी भी चीनी मिल बंद हो गई थी, वो एक चीनी मिल चल रही है टोटल। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं चीनी मिल का पैसा नहीं यार, एक पैसा दिया। आरोप अखिलेश जी ने लगाया, मैं तो जवाब मांग रहा हूँ आपसे। उनके पास तो कुछ है ही नहीं कहने के लिए। अभी आप कभी कह रहे थे ना गुंडा राज बता रहे थे। गुंडा राज में तो आप ये बताइए, जेलों में से जो है ना मंथली मांगी जाती थी, ये इनकी सरकार में। आप दिन छिपे के बाद औरतें जो घर से बाहर जो बाथरूम करने के लेटरिन करने जाते थे, उठा के ले जाते थे। हैं इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। भ्रष्टाचार कह लें, यादव सिंह जैसे जब अधिकारी ने ये लगावे, जो टेंडर कागजन में हो गया और पैसा भी कुछ नहीं है हो गया, तो उनके पास कोई मुद्दा थोड़ी है। अच्छा, एक चीज़ और बस मेरे को बता दीजिए, बाढ़ और सूखे की तो इस बार समस्या यूपी में हो गई है। कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं सूखा हो गया है। अब तक क्या सरकार ने इस पे कुछ किया है, या सरकार इस पे चर्चा सदन में करना चाहती है? सर्वे हो रहा है, उसका मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग वैसे हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार जितना ज़्यादा मदद कर सकती है, जितना ज़्यादा वो कर सकती है वो कर रही है। बचाव कार्य में लगे हुए हैं, सर्वे हो रहा है। जिसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा उसकी सरकार भरपाई करेगी। जी, जो ये बाढ़ वाला है, इसके अंदर आपके क्या प्रतिक्रिया है कि सरकार को इस पे क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, बाढ़ का अभी सरकार सर्वे कराएगी। जहाँ जहाँ बाढ़ से प्रभावित किसान है, ज़मीन है, उसका सर्वे करा कर उनको भुगतान किया जाएगा। और सूखा का भी जहाँ सूखा पड़ा है तो वहाँ उसके बारे में सरकार अपना सर्वे कराएगी। कई जगह तो सूखा प्रभावित घोषित भी कर दिए हैं, बाकी हो जाएगा। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि इनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल उदासीन पड़ी हुई है सरकार। देखिए, अखिलेश जी का तो ये मानिए कि वो तो उनका दिवाला निकल चुका है दिमाग का। वो क्या बोल दे क्या कर दे ये तो वो जाने, ठीक है। अखिलेश जी क्या करेंगे? अखिलेश जी के पास कुछ छोड़ा तो है ही नहीं, कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे मजदूर का मुद्दा हो, चाहे व्यापारी का मुद्दा हो, हर जगह जो है सारी जनता योगी सरकार से, मोदी सरकार से खुश है। तो उनके लिए अब कुछ उठाने को बचा तो है नहीं, तो वो तो यही करेंगे, क्या करेंगे। तो आज जो विधानसभा सत्र के दौरान घटनाएं हुई, उस पर जो लोगों की प्रतिक्रिया थी हमने आपको बताई। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो उसे भी लिख डालिए। अगली वीडियो में हम वो सवाल भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से, लोगों से ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद।